ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज ज़्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं है, सिंपल फोकस टू द पॉइंट आर्टिकल से। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले से, जिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस टू फर्स्ट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म विच इज NSST, और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। तो क्या है NSST? क्या है ये? एक नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी ऑर्गेनाइज करी थी UNEP और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी के साथ। तो उसमें उसने एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करी है विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट NSST। सो इसका आइडिया क्या है? it aims to mainstream sustainability in the Indian tourism sector and ensure a more resilient, inclusive, carbon neutral and resource efficient टूरिज्म। अब ये जो है ना चार वर्ड्स, रेजिलियंट, इंक्लूसिव, कार्बन न्यूट्रल एंड रिसोर्स एफिशिएंट, इसको थोड़ा सा रटी लो, राइट? बिकॉज मेंस राइटिंग में काफी काम आने वाला है ना। लेट्स से एक कंक्लूजन लिखना है एंड यू हैव टू ऐड कि से टूरिज्म की जगह पे हमें इकोनॉमी के बारे में लिखना है या हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में लिखना है ना। जो जो भी XYZ है उसके आगे चार वर्ड्स अभी काफी अच्छे रहेंगे यूज करने में, ठीक है? आगे चलते हैं। सो जो सस्टेनेबल टूरिज्म है इसका आइडिया क्या है? दैट इट टेक्स इनटू अकाउंट द करंट एंड फ्यूचर वेरियस फैक्टर्स, ठीक है? सो ये डेफिनेशन ही है दैट यू हैव टू फोकस ऑन बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंपोनेंट्स। इसके प्रिंसिपल कैसे है? तो इसके प्रिंसिपल ऐसे है। कैसे? द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेकेंड है सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, और थर्ड है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल से मतलब क्या है? सो जिस नेचुरल हेरिटेज पे या नेचुरल लैंडस्केप पे हम टूरिज्म करवा रहे हैं वहां के बारे में हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, तो द कल्चरल आइडेंटिटी, ऑथेंटिसिटी, एलिमेंट्स, इसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए सो एज टू प्रमोट द टूरिज्म एज वेल एज इंटीग्रेटेड इन अ सस्टेनेबल मैनर। And finally, economic sustainability. So, to provide socio-economic benefits to all stakeholders. ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी में 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स है। तो मेन तो यही है, 3 प्रिंसिपल्स। क्या क्या? प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी, गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसके अलावा एक स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? तो सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल गवर्नेंस है, NGOs या सिविल सोसाइटी एंड लोकल कम्युनिटी। कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट कर रहा है? तो पहला है 8, दूसरा 12 और तीसरा 14, राइट? तो ये एक अच्छा कंक्लूजन के लिए याद रखना है कि टूरिज्म में हम जब भी बात कर रहे हैं तो 8, 12, 14 आर सम ऑफ द SDGs वी आर रिलेटिंग विद। तो क्वेश्चन हियर इज स्मॉल वन कि हमने 13 क्यों नहीं मेंशन करा? सो जनरल व्यू या एक्सपर्ट व्यू ये है कि टूरिज्म इटसेल्फ इज अगेंस्ट क्लाइमेट, राइट? तो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं द कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड आर, एक तो होता है सॉइल इरोजन, सेकेंड होता है पोल्यूशन, है ना। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है या रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन है ये तो पोल्यूशन को ही टारगेट करता है। एंड जो थर्ड होता है वो है नेचुरल हैबिटेट लॉस। उस लॉस के साथ क्या होता है? या तो एंडेंजरिंग स्पीशीज बढ़ जाती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज बढ़ जाती है, एंडेंजरमेंट टू स्पीशीज बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये 3 इश्यूज है टूरिज्म के साथ। एक स्मॉल स्केल की बात अलग है, बट जब हम एक हेवी टूरिज्म की बात करते हैं इट इटसेल्फ इज अगेंस्ट क्लाइमेट एक्शन, राइट? तो इसलिए यहाँ पे SDG 13 हमने नोट नहीं करा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो सेकेंड आर्टिकल है इंडिया अचीव 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। एक मिनट, अच्छा किसी को रीड करना है क्या? हाँ, मैं रीड कर देता हूँ। हाँ सर। So India achieved 10% blending target in petrol. ठीक है, तो ओरिजिनल टारगेट फॉर 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाज नवंबर 2022। तो उससे पहले ही हम लोगों ने अचीव कर लिया इस चीज को। ओवरऑल गवर्नमेंट का विजन ये है कि हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दें इन पेट्रोल बाय 2025, ठीक है? तो आई थिंक ये पता होना चाहिए कि नेशनल फ्यूल पॉलिसी जो थी उसके अंदर हमने क्या क्या टारगेट रखे थे, ठीक है? तो उसमें इथेनॉल के लिए पहले तो 2030 तक का दोनों इथेनॉल और
बायोडीजल, बट बाद में उस चीज को चेंज करके बायो इथेनॉल को प्रीपोन कर दिया गया 5 ईयर्स से। तो 2025 हो गया बायो इथेनॉल के लिए, और बायोडीजल अभी भी 2030 पे ही चल रहा है, ठीक है। सो what is blended ethanol? So it's defined as a blended motor fuel containing ethyl alcohol, ठीक है। that is at least 99% pure and derived from various sources, ठीक है। चाहे उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है या और कोई तरीका हो सकता है, ठीक है। since it's a plant based resource, therefore it is considered as a renewable fuel, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो इथेनॉल है, प्योरली हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल है, तो इसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलता लाइक सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो एज सच पॉल्यूटेंट नहीं होता, बट हाँ उसमें ये इश्यू होता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो CO2 की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग में जरूर बढ़ावा करेगा, बट ओवरऑल पोल्यूशन देखा जाए तो वो लोअर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो एज यू नो इंडिया का फ्यूल के ऊपर स्पेशली क्रूड ऑयल 80% इंडिया इंपोर्ट करता है। तो अगर हम कुछ अमाउंट उसमें ब्लेंडिंग कर लेंगे तो वी आर सेविंग लॉट ऑन द फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है विच वाज गोइंग सो हाई बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड दूसरा, प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स। तो बहुत सारा सरप्लस जब हो जाता है, अनाज सरप्लस हो जाता है, ग्रेन सरप्लस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली द मार्केट क्रैशेस, ठीक है। एंड द फार्मर्स सफर बिकॉज ऑफ दैट प्राइस, ठीक है। अब उस चीज के जगह अब क्या हो सकता है कि फार्मर्स का ये जो सरप्लस प्रोड्यूस है इसको गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए दे देगी, ठीक है। तो उससे जो सरप्लस था अब वो सरप्लस नहीं रहेगा, वो सब इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, तो उससे फार्मर्स को बेटर रियलाइजेशन होगा अपनी प्रोड्यूस का, ठीक है। तो ये है। तो इस स्टेप में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? तो गवर्नमेंट हैज फिक्स द रेन्यूमरेटेड प्राइस ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मेज एंड FCI राइस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक तो ये प्राइसेस फिक्स कर दिए, तो एक इंसेंटिव रहेगा कि हाँ प्राइस की गारंटी है कि अगर हमने बनाया तो इतना प्राइस तो मिलेगा ही, तो एक प्राइस गारंटी होगी। दूसरा, गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग शुगर मिल एंड डिस्टिलरीज। तो अगेन शुगर में भी हम लोग बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को एक्चुअल जो कॉस्ट रियलाइजेशन था वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब जो शुगर मिल्स हैं वो अपने आप को इस सेंस में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं कि अगर उनके पास एक्सेस शुगर है तो वो, या जो शुगर जिससे निकलता है, शुगर केन से निकलता है, एंड जब उसमें से हम जो रस निकाल लेते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मोलासेस, ठीक है। अब उस मोलासेस को भी इस्तेमाल करके हम लोग कुछ इथेनॉल वगैरह में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से मोलासेस का फर्मेंटेशन करेंगे तो हमारे पास जो है ये इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज अमेंडेड द मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल, ठीक है। हाई स्पीड डीजल जो है हमारा एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है। हाई स्पीड जहां पे भी नाम आ जाए तो समझ जाना वो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्पाइस जेट ने एक कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ाई है जो पूरा का पूरा 100% बायोडीजल पे चला था, ठीक है। तो वो एक अच्छा स्टेप था और अब गवर्नमेंट ने लाई दिया इसके ऊपर पॉलिसी। नेक्स्ट, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम टू इंक्रीज इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये तो हो गए कुछ स्टेप्स। अब गवर्नमेंट ने और भी जैसे चीजें करी है जो यहाँ पे नहीं लिखी है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाओ, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल। जैसे जनरली आप देखते होंगे कि गाड़ी CNG की है तो उसमें सेपरेट टैंक होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि वो स्टार्ट भी CNG से होते हैं, वो स्टार्ट पेट्रोल से होती है, थोड़ा बहुत आपको पेट्रोल रखना पड़ता है CNG गाड़ी में। एंड जैसे वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद इट टेक्स ऑन द CNG, ठीक है। CNG फ्यूल को शुरू कर देता है लेना रादर देन द पेट्रोल फ्यूल। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल में क्या होता है, इसमें कोई सेपरेट टैंक नहीं होता, पूरा का पूरा इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है वो एक ही फ्यूल के अंदर रहेगा, और वो फ्यूल उसी फ्यूल के ऊपर वो गाड़ी एक सिंगल टैंक से चलेगी। तो ये फ्लेक्स फ्यूल का आइडिया होता है, ठीक है। सो कई बार कंफ्यूज कर देता है व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल, सिंगल फ्यूल या ड्यूअल फ्यूल, तो पता होना चाहिए। ड्यूअल फ्यूल मतलब जो जनरली CNG गाड़ी हम यूज करते हैं वो ड्यूअल फ्यूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो इंडिया का अभी प्रेजेंट स्टेटस बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल आफ्टर US, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना, ठीक है। तो ये 4 कंट्री के बाद इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो
All right. Next is Mahua writes to the states to phase out single use plastic. ठीक है, तो अपने को पता है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है क्या होता है. ठीक है, इट्स जनरली द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड ओनली वन टाइम एंड देन थ्रोन अवे. ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता, उसका कोई यूज नहीं होता. तो एग्जाम्पल्स लाइक प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटलरी, एक बार यूज किया फेंक दिया. ठीक है, दिस इज व्हाट सिंगल यूज प्लास्टिक इज. एंड जो ज्यादातर मेनेंस है प्लास्टिक पोल्यूशन का वो इसी की वजह से. तो कोशिश यही है कि हम लोग इसको फेज आउट कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखने की जरूरत है. अभी 5 जनवरी जिस दिन पेपर था उसी दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग. सो अंडर दिस वी लॉन्च द कैंपेन ऑफ क्लीन एंड ग्रीन. ठीक है, तो ये महुआ ने लॉन्च किया था, ये अपने को पता होना चाहिए. एंड द अर्बन लोकल बॉडीज वर डायरेक्टेड टू आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई. ये सब हो सकता है क्लोथ हो गया, जूट हो गया, प्लास्टिक हो गया, डिग्रेडेबल कटलरी एक्सेट्रा. ठीक है, दूसरा फोकस था कि हम लोगों को अवेयर करें. ठीक है, अगर आपने एथिक्स पढ़ा होगा तो इट इज नेसेसरी दैट इफ यू वांट टू चेंज समबडीज बिहेवियर यू हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट इट. ठीक है, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनके एक्ट से क्या दिक्कत हो रही है तब तक दे विल नॉट बी एबल टू चेंज देयर बिहेवियर. ठीक है, तो उस सेंस में लोगों का बिहेवियर चेंज करें तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है. ठीक है, थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट, the states and urban local bodies have been advised to enter into MOUs with nearby cement plants. ठीक है, so कई बार हमने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक है, इसका यूज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी करते हैं, रोड्स के अंदर भी करते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से सीमेंट प्लांट्स के अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल मिल जाएगा. मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यूज कर ही लिया, दूसरा हम लोग इससे फ्यूल भी बना सकते हैं. जैसे if you heat in it in the absence of oxygen, तो there is a high chance कि आप उससे कुछ फ्यूल बना सको which could be used for combustion. ठीक है, तो ये जो सीमेंट जो प्लांट्स होते हैं इधर भी हीटिंग की बहुत जरूरत होती है, तो वहां काम आ सकता है एज अ फ्यूल. ठीक है, सो वो याद रख सकते हैं. सो आगे चलते हैं. एग्जाम्पल्स आई थिंक आपने सभी देख ही लिए. सो सेंटर हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, stockpiling and distribution, sale and use of carry bags made of virgin or recycled plastic less than 75 microns. ठीक है, and this was effected from September 2021. ठीक है, और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 के अंडर ये बोला गया था. अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 75 से बढ़ के 150 माइक्रोन हो जाएगा. ठीक है, यानी अगर 150 माइक्रोन से नीचे का कोई भी प्लास्टिक बैग है विच इज ईदर वर्जिन, वर्जिन मतलब पहली बार बनाया गया है या किसी प्लास्टिक से रिसाइकल किया गया है. ठीक है, सो उससे अगर वो नीचे होगा तो इट वुड बी फेज आउट. तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 50 माइक्रोन है, तो ये सबको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इतना ना, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, सिंपल है कि हायर माइक्रोन्स बेटर है कि लोअर माइक्रोन्स बेटर है? हायर. हायर बेटर है. क्यों? को रीयूज कर सकते हैं ना फिर अपन लोग. मतलब प्लस ये अक्यूमुलेशन और मतलब हाँ, करेक्ट. कम माइक्रोन्स हो तो बायोमैग्निफिकेशन अक्यूमुलेशन ज्यादा होता है. जब कम माइक्रोन्स रहता है तो सिल्टिंग अच्छी, मतलब सॉरी, जो वो रहता है क्या बोलेंगे, सेपरेशन, वो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट? सो जब हम छोटे माइक्रोन वाले बैग्स यूज करते हैं उसके अंदर लेट्स से वी आर यूजिंग एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, तो जो भी लेयर के इस पास, सॉरी, लेयर से पास होना है, वो जितना कम होता जाएगा माइक्रोन उतना ही पेनिट्रेशन कम होता जाएगा. तो इस कारण से क्या रहता है कि जो कम माइक्रोन के पॉलिथीन है वो जब एनवायरमेंट में रह जाती है तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स है जो कि सॉइल में नहीं जाने चाहिए, या वाइस वर्सा, सॉइल से जो एलिमेंट्स है जो सॉइल में ही मिसेबल होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं छोटा माइक्रोन्स की जो कैरी बैग्स है वो ब्लॉक कर देती है. सो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ज्यादा माइक्रोन्स हो, ज्यादा माइक्रोन्स होगा तो हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है प्लास्टिक बैग की कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट जो ये पासिंग थ्रू है या फिर जो सॉइल में इशू आते हैं ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्लास्टिक बैग, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस हो. और किसी को पढ़ना है?
दीप्ति मैम आप? हाँ, काफी है। या तो नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन lagging behind with a 50% completion rate. So, PMAY Urban was initiated in 2015 under the Ministry of Housing and Urban Affairs with a target of constructing 1.2 crore homes by year 2022. So 2022 target tha 1.2 crore homes. So far only 60 lakh units have been completed. It addresses urban housing shortage among the economically weaker section, low income groups and middle income groups categories, including the slum dwellers. It also promotes women empowerment by providing the ownership of houses in the name of female member or in joint name. The scheme has 4 verticals. थोड़ा स्क्रॉल कर देना रेमन. हाँ, तो इसमें ISSR in situ, sorry I'm seeing from mobile, मुझे ठीक है. ISSR in situ slum redevelopment, then CLSS credit linked subsidy scheme, फिर AHP affordable housing in partnership and BLC beneficiary led construction. तो ISSR in situ slum redevelopment, इसमें government of India grants 1 lakh rupees per house and 4.6 lakh 4.6 lakh ISSR houses approved. ठीक है. Then CLSS credit link subsidy scheme, इसमें benefit है 2.6 lakh through interest subsidy of 3 to 6.5%. तो सब्सिडी मिलेगा इसमें इंटरेस्ट में, तो 3 to 6.5%. Through this 8.18 lakh beneficiaries have been under CLSS and AHP इसमें 1.5 lakh grant है and 28 lakh houses have benefited through AHP. And beneficiary led construction, ये 1.5 lakh rupees per house grant by the government and 62 lakh houses have been approved under BLC. ठीक है, आगे चलते हैं. Reasons for slowdown: a lack of clear titles and other land documents. COVID-19 has only 7 lakh houses. COVID-19 as only 7 lakh houses were constructed as opposed to pre-pandemic financial year 1920 when 49 lakh houses were completed. ये तो मतलब बहुत कम है COVID-19 के टाइम में, and उसके previous year 49 lakh houses were completed. फिर slow completion rate in large targeted states. Target states के आते 6 states, namely West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh and Chhattisgarh account for 70% of the target units. Out of them, only 2 states, UP and West Bengal, have a completion rate above the national average. For withholding of funds by the central government because some states failed to provide their share of contribution for the scheme. ठीक है, हाँ, तो इतना ही था. So वही PMAY urban, it was initiated in 2015. 2022 का टारगेट था, so it is lagging behind 50% completion rate. It is lagging behind. And इसका फीचर्स ये है कि women empowerment प्रमोट करने के लिए ownership is on the name of female और joint name. And इसके अंडर 4 पिलर्स है: IS in situ slum redevelopment, फिर credit linked subsidy scheme, फिर affordable housing partnership and BLC beneficiary led construction. तो इसका फीचर्स भी एक बार देख लेना. डिफरेंट ये, हाँ, गो ऑन संजय. हाँ, मतलब इसमें ना ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जैसे स्लम इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट है, तो मतलब स्लम्स को हटा रहे हैं और उनकी जगह उनको पक्के मकान बना के दे रहे हैं. तो ये एक इसमें नोवल स्टेप था. क्रेडिट लिंक सब्सिडी के अंदर अगर आप अपना घर बना रहे हो तो वहां पे आपको गवर्नमेंट आपका जो भी होम लोन रहेगा उसमें कुछ सब्सिडी देगा. तो ये एक अच्छा नोवल स्टेप था. फिर AHP तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में बना रहे हो किसी फीमेल के साथ, मतलब फीमेल को हेड बना के आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको इंसेंटिव मिल रहा था. इसके अलावा अगर आप अपना घर का रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिल रहा था. ठीक है, सो उस सेंस में काफी अच्छा इनिशिएटिव था और सपोर्ट भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ब्रैकेट लोअर और मिडिल इनकम क्लास वाले लोगों के लिए बनाया था, तो एक अच्छा इनिशिएटिव था. बट
कहीं ना कहीं इसका जो पेस था वो काफी स्लो डाउन हो गया, क्योंकि एक तो ये कोविड से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल स्लो डाउन हो गया था। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन इन द सेंस के कई जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, लाइक अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर फॉलो करे होगे तो IIFL जो था, ठीक है, एक वो फेल हो गया था। एंड उसके बाद DHFL एक नामी कंपनी थी, वो फेल हो गई। तो उस सेंस में पूरा स्ट्रक्चरल इश्यू चला इस पूरे सेक्टर में। एंड इसीलिए एक तो ये रीजन रहा कि क्यों ये लैग कर गया, दूसरा स्टेट्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आना था इसके अंदर वो नहीं आया। तो उस सेंस में जो टारगेट रखा गया था उससे हम बहुत पीछे रह गए। आई थिंक तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? दोनों कंपोनेंट है उसमें। हाँ, पहले तो वो सेंट्रल सेक्टर ही था, बट फिर बाद में उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कर दिया। बट ये जो 4 पिलर्स है इसमें से एक अभी भी सेंट्रल सेक्टर है, बाकी 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। राइट। तो कहेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। वो छोटा सा ही इंफॉर्मेशन है। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एक डिफॉल्टर स्टेट है इस पर्टिकुलर स्कीम में, क्योंकि वो अभी तक अपना शेयर नहीं दे पाया है PMAY का। ठीक है, तो उस कारण से छत्तीसगढ़ के अभी प्रोजेक्ट्स विथहेल्ड कर दिए गए एंड छत्तीसगढ़ नाउ हैज टू टेक लोन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये थोड़ा सा स्टेट के लिए इशू हो जाता है ना। सेंटर स्टेट इश्यूज में एक ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। सेकंड वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का तो इसलिए रोका बिकॉज उन्होंने रीपैकेज करके स्कीम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये है कि इफ द सेंटर या फिर जो प्रमोटिंग एजेंसी है वो शिफ्ट हो जाती है, तो अलग जो जो इश्यूज है वो भी उस पर शिफ्ट होने चाहिए, राइट। तो से कल को कोई PMAY जो कि वेस्ट बंगाल में अभी शायद जिस भी नाम से चल रही है, से बंगाल आवास योजना, तो अगर उसमें इश्यू आता है एंड दे आर गोइंग टू स्टेट अथॉरिटीज टू रिजॉल्व इट, वो बोलेंगे कि नहीं तो सेंटर की है ना। तो ये जो मिसमैच हो गया जस्ट बिकॉज रीपैकिंग हो रही, तो वो इश्यू आ रहा है। इस कारण से सेंटर ने अभी वेस्ट बंगाल का भी फंड रोक के रखा है। ठीक है, अब स्टेट PSC के हिसाब से जल्दी से एक पॉइंट। PMAY कब लॉन्च हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो याद रखना, PMAY लॉन्च्ड इन 2016। हाँ, सो इसके दोनों कंपोनेंट्स जो थे अर्बन और ग्रामीण। जो अर्बन था वो 1 साल पहले लॉन्च हो गया था विद द नेम ऑफ इंदिरा आवास योजना, एंड आफ्टर दैट इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रामीण। ठीक है, तो 2016 में PMAY लॉन्च हुआ है। बस PMAY अर्बन वाज लॉन्च इन 2015। थोड़ा स्टेट PSC के लिए, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं इसमें। हाँ हाँ सर सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। तो ये ई विटॉल एयरक्राफ्ट के बारे में तो सबको, जिसने एवेंजर्स देखी होगी MCU की, उसमें हेलिकैरियर तो याद होगा, राइट। वो जो पानी में से निकलता है 4 पंखे वाला। सो एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। ठीक है, 4 पंखे वाला, एक तरीके से इलेक्ट्रिक सारी मोबिलिटी उसकी डिपेंड इलेक्ट्रिक इंजन पे। हाँ सर। ठीक है, हाँ। सो क्या हुआ, तो सेंटर भी एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ इनवाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर eVTOL एयरक्राफ्ट टू सेट अप बेस इन इंडिया। eVTOLs क्या है, तो दे आर क्लीन क्वाइट चीप एयर मोबिलिटी सॉल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म अर्बन मोबिलिटी। टारगेट अभी सॉफ्ट टारगेट है, बाय 2047 इंडिया विल डिप्लॉय eVTOL एयरक्राफ्ट टू इंश्योर अर्बन एयर मोबिलिटी। सेकंड, ग्लोबल मार्केट eVTOLs का क्या है, सो अभी टाउटेड है 8.5 मिलियन है 2021 में, एंड इट हैज टू ग्रो टू 30.8 मिलियन बाय 2030। तो ऐसा नहीं है उड़ने वाली कार आ गई है। द थिंग इज कि जो ड्रोन्स है, जिन ड्रोन की कैपेसिटी, ड्रोन के जो स्पेसिफिसिटी है या स्पेसिफिकेशंस है उससे ऊपर उड़ गई, तो उनको हम eVTOL बोल रहे हैं ना। कभी स्पेसिफिकली कोई उड़ने वाली कार नहीं आई है, दे आर मोस्टली अनमैन्ड एयर। आगे, दे यूज इलेक्ट्रिक पावर टू होवर टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं IR4 ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, वेयर वी आर यूजिंग ऑटोमेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट।
these basic mostly are dependent on distributed electric propulsion system, complex propulsion system है airframe में. Secondly, the technology has grown as a result of electric propulsion based on progress in motor. So एक electric motor, that is a motor running on electric power. There is a battery, lithium, and we are seeing lithium sulfur अलग तरह की आ रही है. फ्यूल सेल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज, ये सारी में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस कारण से अर्बन एयर मोबिलिटी में ईविटॉल टाइप के एयरक्राफ्ट फॉर्म हो रहे हैं. एप्लीकेशंस क्या है, तो फायर फाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट. सेकेंड वी हैव पब्लिक सेफ्टी, सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ एंड लॉ एनफोर्समेंट एक्सेट्रा. ये हाउएवर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसका इवन सर्टिफिकेशन भी बाय फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस मेनली आर बीइंग प्लान्ड इन अर्बन एरियाज. तो उसके अकॉर्डिंग हेलीपैड्स बनाना, उसके अकॉर्डिंग लोकेशंस ढूंढना कि they are sustainably kept in at that particular location. Second, new battery systems. Obviously बात है, mini mini lithium battery से चलेगी नहीं. We need a proper alternative that can fuel the VTOL aircrafts for a longer time. And third is automated redundancy. So कहने का ये मतलब है कि जब हम देखते हैं ना कि एक इंजन फेल हो जाता है तो बोलता है दूसरा इंजन चालू है कि नहीं. तो सिमिलरली इस केस में क्या है, बिकॉज द व्हीकल इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड, तो उस केस में अगर प्रिंसिपल सिस्टम फेल हो रहा है, सो वी नीड अ सेकेंडरी सिस्टम एज पावरफुल या एटलीस्ट एज पावरफुल एज फर्स्ट सिस्टम टू टेक ओवर एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ ईवीटॉल्स. ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीशे आर्टिकल था, उसमें कुछ ज्यादा रखने वाला नहीं. आगे चलते. सो अगली है सीएससी के बारे में. किसी को पढ़ना है? I'll read this. 75% of river monitoring stations report heavy metal pollution. Center for Science and Environment. ठीक है. As per CSE report, 3 out of every 4 river monitoring stations in India posted alarming levels of heavy toxic metals. In 1/4 of monitoring stations, which are spread across 117 rivers and tributaries. So 117 rivers and tributaries, high levels of 2 or more toxic metals were reported. 7 states and UTs are under threat: Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Ladakh. Heavy metals are naturally occurring elements that have high atomic weight and density, at least 5 times greater than that of water. तो ये heavy metals का atomic weight ज़्यादा है and density which is greater than that of water. High toxic metals including lead, iron, nickel, cadmium, arsenic, chromium and copper. ये heavy toxic metals हैं. फिर reasons of high metal pollution: pollution growth and rise in agriculture and industrial activities, mining, milling, planting and surface finishing industries. Surface finishing industries that discharge a variety of toxic metals into environment. Effects of heavy metal exposure: health, slowly progressing physical, muscular and neurological degenerative processes that mimic Alzheimer's, Parkinson disease, etc. Environment effects क्या है? Affects biodegradability of organic pollutants, making them less degradable. Then plant effects: influences soil fertility, disturbs photosynthesis, etc. In 2021, IIT Mandi has developed fibrous membrane filter using a bipolymer based material. IIT Mandi has developed fibrous membrane filter using a bipolymer based material to separate out heavy metals from water samples. वैसे मंडी कहाँ पे है? हिमाचल में. राइट. ठीक है, तो यही था. Anybody would like to summarize this? इसमें से एक चीज है कि जो दिल्ली में रहे हैं उनको तो पता है कितना पानी आता है. तो कई बार देखा होगा आपने, कुछ लोगों को, खैर जिन्होंने टेस्ट कराया है तो होता भी है, कुछ लोग ने नहीं कराया तो वो बोलते रहते हैं दैट दे आर हैविंग प्रॉब्लम टू रिमेम्बर, राइट, कि उनकी पहले कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, रिटेंशन के वगैरह. तो दिस को जनरली हम बोलते हैं इडियोपैथिक इंटरक्रेनियल हाइपरटेंशन. ठीक है, तो ये आप कोट कर सकते हो मेंस इंटरव्यू या प्रीलिम्स में, तो खैर आएगी नहीं इस डिजीज के बारे में, बट एक डिजीज है. मेंटल डिजीज में क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है. कॉजेस क्या है पता नहीं, बट बस हाइपरटेंशन हो गया, उस चक्कर में आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है. ठीक है,
तो IIH इज अ वेरी कॉमन डे एग्जाम्पल जो आसपास है, और उसका मेजर रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रिवर एंड सॉरी द वाटर एंड फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग इन स्पेशली दिल्ली, राइट? ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल ही था। आगे चलते हैं टिडबिट्स पे। हाँ सर, ठीक आप पढ़ रहे? है, यस मैं कर देता हूँ। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल, ठीक है। तो ITU, क्या ये यूएन का बॉडी है क्या? तो बता सकते हैं, इज इट अ यूएन बॉडी? ये UN स्पेशलाइज्ड लिखा है ना? हाँ लिखा है, करेक्ट। तो यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एंड इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है, लाइक 2G किस नेटवर्क को बोलेंगे, 3G किस नेटवर्क को बोलेंगे, 5G किस नेटवर्क को बोलेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो ये ITU ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। सो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है कंटेस्ट करेगा री इलेक्शन ITU काउंसिल में। जो रिजल्ट आएगा वो तब पता लगेगा, बट अभी के लिए ITU के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो इट्स वर्क फॉर अ कनेक्टेड सोसाइटी एंड एनेबलिंग ICT टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। SDG 30 जो 2030 है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। द काउंसिल टेक्स ऑल स्टेप्स फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ITU कन्वेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, ठीक है। तो इतना ही था इसके बारे में जानने लायक। आगे चलते हैं। फ्रंट रनिंग। So India's mutual fund industry has been hit by severe charges of front running. ठीक है, तो फ्रंट रनिंग क्या होती है? एक माल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट में, वेयर अ डीलर, ट्रेडर और फंड मैनेजर who is aware of large upcoming share purchase order buys the same share in advance in bulk, ठीक है। और उससे एकदम से शेयर का प्राइस जो है ये भाग जाता है, ठीक है। तो नाम से पता लगा कि कुछ पहले चीज हो रही है, ठीक है। तो ऑर्डर मिलने से पहले ही सामने से ही वो लोग बहुत बड़ा शेयर का एक ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में ये एक मैल प्रैक्टिस है जो नहीं करनी चाहिए। चीजें होती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, ठीक है। आपको अपने एंड से नहीं करना चाहिए कि पहले से एंटिसिपेट करके बैठ जाए। तो ब्रोकर का काम बस एक सेलर और बायर के बीच में एक लिंक बनना होता है, लेकिन ये अपने आप को बायर बनाकर और फिर बेचने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने का ज्यादा मोटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस सेंस में एकदम से प्राइस को शूट अप कर देंगे और फिर उसको महंगे में दिलवा देंगे, ठीक है। तो ये एक मैल प्रैक्टिस है, तो ये याद रख सकते हो। फ्रंट रनिंग स्टॉक मार्केट काफी पॉपुलर रहा है पिछले कुछ रीसेंट टाइम में, तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। यस दीप्ति। हाँ, अगर यही मतलब पहले लाइक शेयर्स को इफ इट इज बॉट बाय सम बिग कंपनी, उसका कोई अलग टर्म है क्या? ये तो खुद डीलर इज बाइंग एंड शूटिंग अप द प्राइसेस। अगर पहले कोई बड़ा कंपनी हैज बॉट इट, उसका कोई टर्म है क्या? आई थिंक इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करना चाह रहे हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं। समटाइम्स यू नो व्हेन दे इश्यू IPO, so then some big companies in order to increase the not in order to increase, in order to encourage other You're talking about एंकर इन्वेस्टर्स? नहीं नहीं, बायबैक एंकर इन्वेस्ट, वो एंकर इन्वेस्टर की बात कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, एंकर इन्वेस्टर, राइट राइट राइट। तो एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं, इट्स बी अ बिग इंस्टीट्यूशन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टू से जनरल पार्लेंस में, क्योंकि कैटेगरी होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। बट एंकर इन्वेस्टर मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं विद अ ह्यूज, मतलब उनके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है एंड वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए होता है। जब ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो, और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं छोटे छोटे, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गया, तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली एक लॉट के लिए शेयर लगाता है IPO वगैरह में, तो वहां पे वो 14 से 15 हजार रहता है। लेकिन ये एंकर इन्वेस्टर वहीं देखेंगे तो पता नहीं 200-300 ऐसे करोड़ में इनका रहता है, ठीक है। तो अच्छा खासा फंडिंग रहता है इनका बड़े बड़े IPOs में। तो LIC का भी IPO है, तो उसमें भी बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर थे। तो अपने को ये टर्म पता होना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेंट कंपनीज, मतलब बीच जिसको इन्वेस्ट करा था उसको पता होगा, पेंट कंपनीज बहुत निकल रही थी और उनके शेयर्स बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे थे, ठीक है। तो बहुत हाई निकल रहे थे देन एक्सपेक्टेड। तो ये फ्रंट रनिंग एक्चुअली थोड़ा पेंट कंपनीज में जो भी हुआ है शेयर मार्केट में रिलेटेड था, ठीक है। हाँ सर, ठीक है।
आगे चलते हैं फिर। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च, लाइफ मूवमेंट। सो द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम ड्यूरिंग द 26th कॉप, जो कि ग्लासगो में लास्ट ईयर हुआ था। द मिशन सीक्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट विल रीइंफोर्स, enable environmental friendly behaviors to be self-sufficient. So its vision is to live a lifestyle that is in tune with our planet and does not harm it. ठीक है, सो बेसिकली थीम वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि वी आर नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, तो द पीपल लिविंग सच लाइफस्टाइल आर कॉल्ड प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो प्लैनेट फ्रेंडली पीपल कह लो या प्रो प्लैनेट पीपल कह लो, P3। ठीक है, सो रिसेंटली एट द World Economic Forum Davos Agenda 2022, PM introduced the P3 movement that underlies India's climate change commitment. तो इतना था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसके बारे में, नाम से पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये एक काफी पॉपुलर स्पीशीज है, दिखने में बिल्ली जैसी है भी बिल्ली ही, लेकिन जंगली बिल्ली है। इट्स कॉल्ड फिशिंग कैट। इट्स फाउंड इन द चिलिक, मतलब मार्शी एरिया में मिलती है, जितने भी मार्शी एरिया इंडिया में वहां सब जगह मिलती है। लेकिन क्योंकि इस टाइप के जो इकोसिस्टम है, मार्शी एरिया, मैंग्रोव एरिया, इनका काफी तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देयरफॉर दिस कैट इज आल्सो बीइंग थ्रेटेन्ड बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। सो IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, ये आप इसके बारे में याद रख सकते हो। इट्स फाउंड इन चिलिका। ठीक है, चिलिका क्योंकि अगेन वही मार्शी एरिया है उसके आसपास। चिलिका विच इज द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। तो इट्स होम टू अराउंड 176 फिशिंग कैट। ठीक है, सो ये पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया था आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड फिशिंग कैट इज एन एडेप्ट स्विमर एंड ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। ठीक है, जनरली जितनी भी कैट्स होती है वो सब तैर सकती है, चाहे वो टाइगर हो या लेपर्ड हो या अच्छे तैराक होते हैं, तो ये बिल्ली भी अच्छी तैराक है। एंड सिंस इट लिव्स इन मार्शी एरिया, तो उससे कभी ना कभी उस पानी में से जाना ही पड़ता है। ठीक है, सो इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल, यू कैन रिमेम्बर दैट। और हैबिटेट हमने डिस्कस कर ही लिया कि मार्शी लैंड, मैंग्रोव्स और फ्लडेड फॉरेस्ट जो है वहां पे ये रहता है। ठीक है, और चिलिका का भी एम्बेसडर है ये। ठीक, तो इतना ही था इसमें। आगे चलते हैं। सो कॉर्बेवैक्स एक नया नाम से पता लग रहा है कि कोई वैक्सीन है। So Drug Controller General of India approved Corbevax as COVID-19 booster after 2 doses of Covishield and Covaxin for all adults. So Corbevax currently used as a COVID-19 vaccine for children aged 12 to 18. It's a recombinant protein subunit vaccine. ठीक है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, recombinant protein subunit vaccine? What does this mean? ठीक है, तो यार 100 रुपए देंगे। बोलो क्या रेमन सर? नहीं, मैंने बोला जो बताएगा संजय सर उसको 101 रुपए देंगे नाम के। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने आप को ये दे देता हूँ। सो रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट क्या होता है कि हम लोग जैसे सब यूनिट नाम से पता लग रहा है कि कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आपने जोड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वायरस का जो बाहर का जो प्रोटीन शेल होता है जो कि एक एंटीजन की तरह काम करता है, उसको हम इस्तेमाल करके एक कैरियर के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, मतलब एक ऐसा कैरियर है उसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है, वो डीएनए उस वेक्टर के अंदर जाकर वो जो एंटीजन है जो कि कोविड का जो शेल होता है बाहर कोविड वायरस का, उसको रेप्लिकेट करेगा। तो उस सेंस में सब यूनिट है। ठीक है, तो आप जब भी वैक्सीन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे mRNA बेस्ड वैक्सीन हो गई, इनएक्टिवेटेड कैरियर वैक्सीन हो गई, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गई। वैसे ही सिमिलरली रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट है, मतलब इसमें एग्जैक्टली वो वायरस नहीं यूज रहा, उसका हमने जो शेल है उसका कोडिंग करके एक वेक्टर में डालकर उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ SARS-CoV-2 दैट इज स्पाइक प्रोटीन ऑन वायरस सरफेस। तो आपने देखा होगा कोरोना वायरस का जब भी ये इंजेक्शन के साथ में जो फोटो बना हुआ है वो कोरोना वायरस का ही वो सिंबल है, तो बाहर उसके एक शेल होता है। ठीक है, तो उसी शेल को हम लोग कोड करने वाले हैं और वही एंटीजन की तरह काम करता है। एंटीजन इज लाइक द आईडी कार्ड ऑफ एनी पैथोजन, जिसको हमारा बॉडी आइडेंटिफाई करेगा। हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसके जो बी और टी सेल्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उस एंटीजन को रीड करेंगे और पता लगाएंगे। जैसे वो एंटीजन को रीड करेंगे दे विल नो दैट दिस thing is not the part of our body, it's a foreign pathogen, and उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करेगा बी जो इम्यून सेल्स होते हैं वो।
ठीक है, एंड दैट्स हाउ इम्यूनिटी वर्क्स. सो ये पता होना चाहिए. द स्पाइक प्रोटीन अलाउज द वायरस टू एंटर सेल सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज डिजीज. तो ये था कॉर्बेवैक्स के बारे में. आगे चलते हैं. घर के ऊपर सोलर कैंपेन, सोलर रूफटॉप. ठीक है. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी launched the Pan India Rooftop Solar Awareness Campaign in a bid to mobilize public support for installing solar rooftop panels. ठीक है. तो अगर आपके पास भी अच्छी खासी छत है तो यू कैन यूटिलाइज दिस स्कीम. ठीक है, आप इस कैंपेन का पार्ट जो बन सकते हैं और थोड़ा फ्री में कैश कमा सकते हैं. ठीक है, फ्री में तो नहीं बट थोड़ा अपफ्रंट पेमेंट होता है और फिर कैश मिल सकता है. तो ये चीज याद रखना है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 40% सब्सिडी. तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं या लोगों को अवेयर कर सकते हैं. ठीक है, so that people are incentivized to use this. आगे चलते हैं. इसमें नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा सोलर के अंदर. किसी को पता नहीं है तो बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आगे चलते हैं. नेक्स्ट पे चलो फिर. तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो कहाँ पे हुआ? अभी पंचकुला हरियाणा में. ठीक है, ये याद रख सकते हो. ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इट्स पार्ट ऑफ द रिवैम्प नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, सो ये जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है जहां पे भी होता है इसका वेन्यू, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मिलके लॉन्च करते हैं इन खेलो इंडिया यूथ गेम. एंड जनरली यूनिवर्सिटीज में होते हैं. ठीक है, हर साल. सो इट इज होस्टेड बाय 5 डिफरेंट सिटीज: पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ एंड दिल्ली. सो दिस टाइम दिस गेम विल फीचर 25 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग 5 इंडिजीनियस गेम. तो ये गेम सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सब बताना कहाँ कहाँ से है. कलरी पेतु कहाँ से है? वेयर इज कलरी पेतु फ्रॉम? केरला. करेक्ट. तो ये एक टाइप का मार्शल आर्ट है, कलरी पेतु. नेक्स्ट थांगटा, ये कहाँ से है? मणिपुर. करेक्ट. तो थांगटा मणिपुर है. इट्स कॉल्ड द डांस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स. ठीक है, वहां पे अच्छा स्केल पे होता है. नेक्स्ट घटका, घटका कहाँ से है? पंजाब. बहुत बढ़िया. तो अगेन स्वॉर्ड फाइटिंग का खेल होता है इसमें. मलखम, ये कहाँ से? महाराष्ट्र. करेक्ट. तो ये एक्चुअली वो पोल होता है, पोल पे एरोबिक्स बोल लो. ठीक है, सो एमपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो. ठीक है. नेक्स्ट योगासना. तो योगासना इज फ्रॉम मतलब ऑल ओवर इंडिया ही है, इसमें तो क्या बात करना. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं. एक्सरसाइज संप्रीति, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. तो जब भी आपको फॉरेन रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, आईआर का क्वेश्चन आएगा, सो आईआर के क्वेश्चन हमेशा मल्टी डायमेंशनल तरीके से आंसर करना है. यू कैन नॉट टेक वन डायमेंशन के भाई इकोनॉमिक्स में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया. तो आप इजीली कभी भी आईआर में कुछ नहीं समझ में आया तो डिफेंस रिलेशन ले आओ, उनके बीच में कोई एक्सरसाइज याद कर लो. ठीक है, सो संप्रीति इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है, तो इतना ही देखने लायक है इसमें. ठीक है, आगे चलते हैं. पर्सनैलिटीज इन न्यूज. तो कबीर दास, टाइम पीरियड देख लो 1440 एंड 1518. ठीक है, सो जब भी आप कोई पर्सनैलिटी देखो, स्पेशली पीपल लाइक कबीर एंड ऑल, तो यहाँ पे अपने को देखना चाहिए कि उनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे. ठीक है, अगर आप इस टाइम पीरियड को देखोगे तो फाइन कि ये मुगलों से पहले थे. ठीक है, सो इसके कंटेम्प्रेरी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट किंग्स पता लगाने हो तो जैसे इब्राहिम लोधी हो गया, वो सब इसके कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं. ठीक है, सो इस टाइप से आप चीजें को रिलेट करके पढ़ना का जरूरत होती है अपने को यहाँ पे. ठीक है, सो द प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड संत कबीर एकेडमी रिसर्च सेंटर एट संत कबीर नगर इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, he was born in Varanasi, UP, and he believed in Vedantic concept of Atma. He advocated the impersonal aspect of God, that is Nirguna, and therefore was against idol worship. ठीक है, निर्गुणा means God without features, तो उसको निर्गुण बोलते हैं. एंड सगुण मतलब कि उनके सारे फीचर्स के साथ आप देखना चाहते हो उनको. ठीक है, सो इसमें ये याद रखने लायक है. नेक्स्ट, he had a great influence on other भक्ति saints. ठीक है, और इनके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो है उनके फॉलोअर्स ने बाद में कंपाइल किए थे. दिस फॉलोअर्स आर नोन एज कबीर पंथी. एंड इनके जो वर्क थे लाइक कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ, तो ये सब संत कबीर ने लिखे थे. ठीक है, इनफैक्ट इनके जो कोट्स थे दे वर यूज्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब विच इज द होली टेक्स्ट ऑफ सिक्स. ठीक है, उसके अंदर भी यूज किए गए थे. सो ये याद रख सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं.
सो प्लेसेस इन न्यूज, तो कतर अभी न्यूज में है. सो ये देख लेना, वाइस प्रेसिडेंट विजिटेड कतर एंड अभी थोड़ा इंडिया को बैकलैश भी फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वो व्हाटएवर द पॉलिटिकल goof up हुआ है अभी रिसेंटली. ठीक है, सो नहीं सर, रहने दो. तो इंडिपेंडेंट अमीरात है. ठीक है, सो यूएई है, सॉरी कतर जो है एक इंडिपेंडेंट अमीरात है. ठीक है, द वेस्ट कोस्ट एंड पर्शियन गल्फ. तो अगर आप थोड़ा सा अगर हम जूम कर पाए तो यू विल फाइंड द पर्शियन ये जो पेनिनसुला है, पर्शियन पेनिनसुला या अरेबियन पेनिनसुला, इसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है. ठीक है, यूएई के थोड़ा सा नॉर्थ में. तो ये दिस इज कतर. ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, हमारा अच्छा खासा ट्रेड रिलेशन है और बायलैटरल रिलेशन है इस कंट्री से. सो कैन यू प्लीज जूम आउट. ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज का सऊदी अरेबिया है, तो वो याद रख लेना. बट मैरीटाइम बॉर्डर शेयर्स विद बहरेन, ईरान एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और मोस्टली प्लेन है. लार्जेस्ट रिजर्व है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का. कोई परमानेंट फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है. तो सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडिया से आता है, मतलब इंडिया के अलावा और भी कंट्री से आता है, लेकिन इंडिया से काफी मेजर अमाउंट जो है यहाँ पे जाता है. ठीक है, सो इतना ही याद रख लेना. किसी को कुछ और ऐड करना है? A1. All right, so I think we're done for the day.